एनसीईआरटी विज्ञान के से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ हम उपस्थित हैं और इस एमसीक्यूज के साथ ही इसकी व्याख्या भी देखेंगे। उससे कई कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और कई दूसरे तरह के प्रश्न को भी आप सॉल्व करने में खुद को सक्षम महसूस कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी विज्ञान से आधारित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसको पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसको पृथक करने यानी अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी ये एक मिश्रण में कई तरह के पदार्थ होते हैं। उन पदार्थों को अलग करने के लिए कई तरह के प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें क्रोमैटोग्राफी भी एक प्रक्रिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, ये सारी प्रक्रिया है जो मिश्रण को अलग करने के लिए अपनाया जाता है। प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, ये सारी वो प्रक्रिया है जिससे किसी मिश्रण के अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ सवाल है कि निम्न में से किसको अलग करने में, पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी की प्रक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है डाई में रंग, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, दूध से क्रीम, रक्त से नशीला पदार्थ। दरअसल इसमें क्वेश्चन ये होगा, निम्न में से किसको पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्न में से किसको पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन होना चाहिए था नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूध से क्रीम। दूध से क्रीम को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और बाकी जो है डाई में रंग, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, रक्त से नशीला पदार्थ, इन तीनों को पृथक करने के लिए, इन तीनों में जो पदार्थ होते हैं उसको अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किसमें किया जाता है? डाई से रंग। डाई आप जानते हैं एक से अधिक तरह का रंगों से मिलकर बना होता है। तो डाई से रंग को अलग करने में, डाई में जो विभिन्न रंग होते हैं उनको अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, और रक्त से में जो ड्रग्स होता है या नशीला पदार्थ होता है जिसका लोग सेवन करते हैं, तो उसको अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? और हमारे सामने जो विकल्प है वो है ठोस, द्रव्य, गैस, इसमें से कोई नहीं। तो विसरण क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विसरण होता क्या है, फिर हम देखते हैं उसका विकल्प। किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिल जाना ही विसरण है। किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिल जाना ही विसरण है। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में स्वतः ही मिल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। क्वेश्चन है, विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है ठोस, द्रव, गैस, कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो गैस होगा। विसरण की दर सबसे अधिक गैस में होती है, क्योंकि गैस के भीतर के जो कण होते हैं उनमें गतिशीलता सबसे अधिक होती है, जबकि उसकी तुलना में ठोस या द्रव के भीतर के जो कण होते हैं उसमें गतिशीलता बहुत कम होती है।
तो इसीलिए चूंकि गैस के कणों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है, इसीलिए गैस के जो कण हैं वो दूसरे पदार्थों के साथ आसानी से मिल जाते हैं। तो इसीलिए विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में होती है। और इसी वजह से आप देखते हैं जब खाना बन रहा होता है तो खाने से जो वहाँ वाष्प के थ्रू जो गैस निकलता है वो आसानी तक से हम तक तुरंत पहुंच जाता है, जिससे कि हम उसके गंध को महसूस कर पाते हैं। तो जिस वजह से हम वो खाने वाले पदार्थ जो है उसके वाष्प के जरिए निकलने वाले गंध को महसूस कर पाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण का तात्पर्य होता है, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में पूरी तरह घुल जाते हैं, जिसमें विभिन्न पदार्थ के कण पूर्णतः घुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ पूर्णतः घुल जाते हैं। जिसमें एक पदार्थ, जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं और दोनों के कण एक दूसरे के साथ पूर्णतः घुल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया से जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम उस समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसमें है कि निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? हमारे सामने विकल्प है निलंबन, विलयन, कोलाइडल, एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा विलयन। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन, कोलाइडल ये क्या है? ये एक विसमांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं और दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे से इस तरह घुल मिल जाए जिससे कि उस मिश्रण के सभी हिस्सों का रासायनिक गुण एक समान हो जाए। यानी मिश्रण के सभी हिस्सों का रासायनिक गुण एक समान हो जाए, रासायनिक गुण एक समान हो जाए, तो उस प्रक्रिया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलयन कहते हैं। और ये चूंकि यहाँ एक मिश्रण है तो हम मिश्रण को भी जरा समझ लेते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में परिभाषा से भी, बीपीएससी में भी आप देखेंगे बैक ईयर का क्वेश्चन, तो परिभाषा से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जरा हम मिश्रण को देखते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण से पहले हम यौगिक को समझते हैं, फिर मिश्रण को समझना आसान हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलाते हैं तो उससे जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल क्या है? एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हमें जल प्राप्त होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और तब जो पदार्थ प्राप्त होता है वो यौगिक कहलाता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात के बजाय हम किसी भी अनुपात में यानी अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम किसी भी अनुपात में मिलाने से हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें यौगिक प्राप्त होता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे वायु किसका उदाहरण है? वायु मिश्रण का उदाहरण है। जबकि जल क्या है?
जल आपका यौगिक का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? रसायन विज्ञान में हम जिस चीज को तत्व के नाम से जानते हैं, तो उसी पे ये क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। हमारे सामने जो विकल्प है वो है लेवोजियर, रॉबर्ट बायल, न्यूटन, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, लेवोजियर, इन्हीं को लेवाजिए भी कहा जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वो है रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग 1666 ईस्वी में, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने किया था। 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने किया था। और लेवोजियर जो है, जिन्हें कि रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग के द्वारा तत्व को परिभाषित किया था। लेवोजियर ने क्या किया था? सबसे पहले प्रयोग करके तत्व को परिभाषित किया था। और जोसेफ प्राउस्ट, लेवोजियर और जोसेफ प्राउस्ट दोनों ने मिल करके, लेवोजियर और जोसेफ प्राउस्ट दोनों ने मिल करके रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। क्या दिया था? रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। दोनों ने मिल करके क्या दिया था? रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। लेवोजियर और जोसेफ प्राउस्ट दोनों ने मिल करके रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। इस रासायनिक संयोजन के नियम से भी बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सवाल हमारा था, किसने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया? तो रॉबर्ट बायल ने किया था। और लेवोजियर ने सबसे पहले तत्व शब्द को प्रयोग द्वारा परिभाषित किया था। और जोसेफ प्राउस्ट और लेवोजियर दोनों ने मिलकर के रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? हमारे सामने जो विकल्प है वो है 1808, 1766, 1809, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 1808। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया था। कई बार इस तरह की जो चीजें हैं उसके वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे यूपीपीसीएस में एक बार पूछ लिया गया था क्रम बताने के लिए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार हुआ था उसका क्रम बताने के लिए कि किसका पहले हुआ फिर उसके बाद। तो इस तरह कई बार वर्ष से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं विज्ञान वाले सेक्शन में भी। तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? इसका जो सही आंसर है वो 1808 है। और 1766 में डाल्टन पैदा हुआ था। डाल्टन कब पैदा हुआ था? 1766 में। और डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन किस अनुपात में मिलकर बना होता है? किस अनुपात में होता है? अमोनिया में क्या दो चीज होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसको NH3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं अमोनिया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में होता है? तो इसका सही आंसर है 14:3। 14:3। और ये जो 1:8 है, ये आप बताएंगे कि ये किस में होता है? ये होता है जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। जल जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8। कोशिका के किस अंग में क्रोमोसोम स्थित होता है? ये है क्वेश्चन। क्रोमोसोम जो है वो कोशिका के किस अंग में उपस्थित होता है? तो ये जो क्रोमोसोम है आपका कोशिका के केंद्रक में ये उपस्थित होता है क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम केंद्रक में उपस्थित होता है। क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इस क्रोमोसोम का नामकरण 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम का नामकरण 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने किया था। तो ये क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और क्रोमोसोम कहाँ, कोशिका के किस हिस्से में स्थित होता है? तो वो केंद्रक में स्थित होता है। केंद्रक में स्थित होता है। और ये
क्रोमोसोम का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में। तो ये तत्व के प्रतीक के प्रयोग में अक्षरों के इस्तेमाल का सुझाव किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जे टॉमसन ने। कौन बहुकोशिकीय जीव है? कवक। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए। आइए अब हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उस एमसीक्यूज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट अवधारणा को समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से है वो है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत कितनी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है? यानी ये पूछ रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत यानी सबसे ऊपरी परत है वो कितने प्लेटों से बना हुआ है? हमारा पहला विकल्प है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 18 और चौथा है 28। तो आपका सही आंसर होगा 7। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में होने वाली गतिविधियों से संबंधित जानकारी और उन गतिविधियों का पृथ्वी के ऊपरी परत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में यह जानकारी देता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1967 ईस्वी में मैकेंजी और पार्कर जैसे विद्वानों ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 ईस्वी में मैकेंजी और पार्कर नामक विद्वानों ने किया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और ये सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है यानी सबसे ऊपरी परत वो 7 बड़ी प्लेटों और कुछ छोटे प्लेटों से बनी हुई है। छोटे प्लेट यानी कि 7 प्लेटें जो है वो काफी बड़ी है और बाकी जो प्लेटें हैं वो काफी छोटी है और उन्हीं प्लेटों के ऊपर पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है या सबसे ऊपरी परत है वो स्थित है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कितनी प्लेटों से बनी हुई है? 7 बड़ी प्लेटों से और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने दिया था। बीपीएससी में ज्योग्राफी का जो थ्योरी वाला हिस्सा है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। जैसे इसके ठीक बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पहले एक सिद्धांत दिया गया था हेरी हेस नामक विद्वान के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, उसका नाम है सागर अधःस्थलीय विस्तार सिद्धांत। सागर अधःस्थलीय विस्तार सिद्धांत। ये सागर अधःस्थलीय विस्तार सिद्धांत हेरी हेस के द्वारा दिया गया था, जिसमें उसने कहा था कि सागर के जो ऊपरी हिस्सा है उसका कैसे विस्तार हो रहा है। तो सागरीय विस्तार का सिद्धांत हेरी हेस के द्वारा दिया गया था और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैकेंजी पार्कर जैसे विद्वानों द्वारा 1967 ईस्वी में दिया गया था। और इन्होंने कहा था कि 7 बड़ी प्लेट है और कुछ छोटी प्लेटें हैं। यही प्लेट आपस में, ये प्लेट एक गतिशील है। ये प्लेट कैसी है? गतिशील प्लेट है। और ये जो प्लेट है इनमें से कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही है। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो जो सीमा बनती है उसको हम अपसारी सीमा कहते हैं। अपसारी सीमा यानी कि 2 प्लेट के दूर जाने से विस्तार होता है और 2 प्लेट जब करीब आता है तो उससे जो बनता है उसको हम अभिसारी सीमा कहते हैं। और 2 प्लेट जब इस तरह एक दूसरे को रगड़ देता हुआ निकल जाए, 2 प्लेट निकल जाए तो इससे जो सीमा बनता है उसको हम बोलते हैं संरक्षी सीमा। इसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षी सीमा। तो ये प्लेटों में गति और पृथ्वी के ऊपर जो भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण प्लेटों में होने वाली गति ही है। भूकंप के कुछ और भी कारण है लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण इन प्लेटों में होने वाली
गति है और जिस गति के कारण 3 प्रकार की सीमाएं बनती हैं, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षित सीमा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। भारत में हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। विकल्प हमें जो दिए गए हैं वो है 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, 350 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, 550 किलोमीटर से 150 किलोमीटर और 750 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। यानी भारत में जो हिमालय का विस्तार है उसकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। आप जानते हैं कि हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से पश्चिम में, जम्मू कश्मीर से पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है और ये जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, 400 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है 400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी चौड़ाई सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ है ये 150 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिमाद्री का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन हिमाद्री का हिस्सा नहीं है? आप जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है उसको 3 हिस्सों में, उसकी ऊंचाई के आधार पे, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जिस पहला हिस्सा जो सबसे ऊंचा है उसको कहा जाता है हिमाद्री, हिमाद्री या इसी को कहा जाता है महान हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा जो है इससे कम ऊंचा है उसको कहा जाता है हिमाचल, हिमाचल। इसको कहा जा इसी को निम्न हिमालय कहा जाता है, निम्न हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल। और जो तीसरा सबसे नीचा हिस्सा है उसको कहा जाता है शिवालिक, उसको कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। हिमालय को ऊंचाई के आधार पे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। और हिमाद्री जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, औसतन 6000 मीटर है। अब कुछ है जिसका जैसे अब माउंट एवरेस्ट है उसका 8848 मीटर ऊंचाई है। उसी तरह कंचनजंगा है उसका 8895 मीटर की ऊंचाई, 8598 मीटर, उसका क्या है 8598 मीटर। जो कंचनजंगा है उसका है 8598 मीटर, 8598 मीटर की ऊंचाई। तो इस तरह ऊंचाई के आधार पर हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। तो हिमाद्री जो सबसे पहला सबसे ऊंचा हिस्सा हिमाद्री, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और इस हिमाद्री में जो अलग अलग पर्वत है उसकी अलग अलग ऊंचाई है। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो हिमाचल है, हिमाद्री के बाद, जिसको निम्न हिमालय कहते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। हिमाचल की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और शिवालिक जो है, शिवालिक की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। तो इस तरह ऊंचाई के आधार पर हिमालय के हिस्से को तीन भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री को महान हिमालय कहते हैं, हिमाचल को निम्न हिमालय कहते हैं और शिवालिक जो सबसे निचला हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है। हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिमाद्री का हिस्सा नहीं है? यानी जो सबसे ऊंचा वाला भाग है हिमालय का उसका हिस्सा कौन नहीं है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, गुरुला मंदाता, पीर पंजाल। और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो महान हिमालय या हिमाद्री का हिस्सा नहीं है। पीर पंजाल किसका हिस्सा है? ये दूसरे नंबर पे जो है हिमाचल हिमालय, जिसको निम्न हिमालय कहते हैं, उसी का हिस्सा है। और पीर पंजाल कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल के अलावा धौलाधर, पीर पंजाल के अलावा आपका धौलाधर और महाभारत, ये दो जो श्रेणियां हैं ये भी आपका
हिमाचल का ही हिस्सा है। पीर पंजाल के अलावा धौलाधर और महाभारत, ये जो दो श्रेणियां हैं ये भी हिमाचल यानी कि निम्न हिमालय का ही हिस्सा है। इसके अलावा आपका जो कंचनजंगा है वो आप सिक्किम में है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है ये आपको बताना है। और ये जो गुरुला मंदाता पर्वत है ये नेपाल में है। गुरुला मंदाता पर्वत नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है ये आपको बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए में मैदान का कौन सा भाग सबसे कम उपजाऊ है। यानी हमारे सामने मैदान के 4 अलग अलग हिस्सों को दिया गया है और पूछा गया है कि कौन इसमें से कौन सबसे कम उपजाऊ है। हमारा पहला आंसर है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, इसी को भांगर भी कहा जाता है, बांगर या भांगर, और खादर। तो पूछा गया है कि कौन सबसे कम उपजाऊ है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो है भाबर। भाबर सबसे कम उपजाऊ है और खादर सबसे अधिक उपजाऊ है। जब हिमालय की शिवालिक श्रेणी खत्म होती है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी का विस्तार समाप्त होता है, तो वहीं से हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार खत्म होता है, तो वहीं से आपका मैदानी हिस्सा शुरू हो जाता है। और जो शिवालिक से ठीक सटा हुआ मैदानी हिस्सा है उसको हम कहते हैं भाबर। उसको क्या कहते हैं? भाबर। ये सबसे कम उपजाऊ है। और उसके बाद जो हिस्सा है वो है तराई। ये एक दलदली क्षेत्र है, भाबर तराई। उसके बाद बांगर या उसको भांगर कहते हैं। और उसके बाद खादर जो है ये नदी के तटवर्ती हिस्सों में होता है। इसी कारण जब नदी में बाढ़ आता है तो बाढ़ की वजह से यहाँ हर साल कछार उपजाऊ मिट्टी आकर इसके ऊपर बैठ जाती है। इसी वजह से ये खादर जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिटली द्वीप कहाँ स्थित है। पिटली द्वीप कहाँ स्थित है। हमारे सामने जो विकल्प है वो है उड़ीसा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। तो जो आपका सही आंसर है वो है पिटली द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। पिटली द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसका विस्तार 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर है। यही लक्षद्वीप में है पिटली द्वीप। पिटली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां मानव का निवास नहीं है। पिटली द्वीप में कोई भी मानव नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। आपको उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताना है। पिटली द्वीप में क्या है? मानव का निवास। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। हमारे सामने जो विकल्प है वो है सतलज, ब्यास, हुंजा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हुंजा। नहीं, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सतलज भी सिंधु की सहायक नदी है, ब्यास भी सिंधु की सहायक नदी है, हुंजा भी सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी, हुंजा के अलावा आपका नुब्रा, जास्कर, श्योक, ये सब भी सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा आप सतलज, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास इन सबको तो जानते ही हैं, लेकिन इसको भी जानिए कि सिंधु की सहायक नदी और कौन कौन है। इसके अलावा जो है वो है हुंजा है, नुब्रा है, जास्कर है और श्योक है। ये नाम भी आप याद रखेंगे, यह भी सिंधु की सहायक नदी है। हुंजा, नुब्रा, जास्कर और श्योक ये भी सिंधु की सहायक नदी है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है? किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहां पाया जाता है जिन इलाकों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहाँ? जिन इलाकों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता ये है कि यहाँ के जो वन होते हैं वे एक साथ पत्ता नहीं झाड़ते, ये एक साथ अपने सभी पेड़ जो हैं वो एक साथ पत्ता नहीं गिराते। नतीजा यहाँ हमेशा हरा भरा स्थिति बनी हुई रहती है, इसीलिए इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही सदाबहार वन भी कहा जाता है। और ये उन इलाकों में पाया जाता है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सवाल है कि किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है? हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है असम, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाया जाता है, यानी सदाबहार वन नहीं पाया जाता। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है पर्णपाती वन। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है आपका पर्णपाती वन। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में यहाँ पर्णपाती वन उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन है वहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो पर्णपाती वन के वन के जो पौधे और पेड़ होते हैं वो सभी अपनी पत्तियां एक खास मौसम में झाड़ देती है, इसीलिए वो सूखे नजर आते हैं कुछ खास मौसम में। आप देखेंगे बसंत के बाद। तो उन वनों को हम कहते हैं पर्णपाती वन, जिन वनों के सभी पेड़ एक साथ पत्ती गिरा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस देश में आता है? मतलब विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस देश में आता है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, मालदीव। तो आपका जो सही आंसर है वो है कनाडा। कनाडा। कनाडा के नोवा स्कोशिया। कनाडा के नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी स्थित है। नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी स्थित है। नोवा स्कोशिया में, कनाडा के नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी स्थित है। इसी फंडी की खाड़ी में विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और यहाँ जो ज्वार आता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 15 से 16 मीटर। कितनी होती है? लगभग 15 से 16 मीटर। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार कहाँ था? कनाडा में नोवा स्कोशिया स्थित फंडी की खाड़ी में, जिसकी ऊंचाई होती है 15 से 16 मीटर तक। और ज्वार किस वजह से आता है? ज्वार किसे कहते हैं? समुद्री जल का ऊपर उठना और ऊपर उठकर आगे बढ़ना। समुद्री जल का ऊपर उठना और ऊपर उठकर आगे बढ़ना, उसी को ज्वार कहा जाता है। और समुद्री जल का नीचे गिरना और नीचे गिरकर पीछे हटना, उसको हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो ज्वार कितने समय पे आता है? ज्वार आपका आता है प्रति 12 घंटे 26 मिनट पर। 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट पर एक ज्वार आता है। और भाटा कितने पे आता है? 6 घंटे 13 मिनट पर। प्रति 6 घंटे 13 मिनट पर एक भाटा आता है और 12 घंटे 26 मिनट पे एक ज्वार आता है। और इस ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? ज्वार भाटा का कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। और एक और बल होता है इसके अलावा, वो होता है अपकेंद्रीय बल। तो ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। इसी बल के कारण
ज्वार भाटा आता है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कनाडा के नोवा स्कोशिया स्थित फंडी की खाड़ी में, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 15 से 16 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों में जल अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे हिमालय का या जो पर्वतीय इलाका है या ध्रुवीय इलाका है, वहां पे हिम के रूप में पाया जाता है, वहां हिम के रूप में पाया जाता है। महासागर के भीतर ये जल के रूप में पाया जाता है, यानी द्रव के रूप में, ये ठोस होता है। इसके अलावा वायुमंडल में जल जो है वो किस रूप में पाया जाता है? वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जल पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है, यानी वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है। हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो 2.05% है, अगला है 0.001%, उसके आगे है 0.6x%, उसके आगे है कोई नहीं। तो वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर है 0.001%। वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा होती है? 0.001%। और 0.688% जो है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, यानी भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाली कुल जल की कितनी मात्रा है? 0.68%। और हिमानी के रूप में ध्रुवीय इलाकों में या पर्वतीय इलाकों में जो हिमानी के रूप में जो जल पाया जाता है, यानी ठोस रूप में, वो कितनी मात्रा है? 2.07%। और महासागर में लिक्विड के रूप में जो जल पाया जाता है उसकी कितनी मात्रा होती है? 97.25%। 97.25%। तो आपको ये याद रखना है, वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.001%, हिमानी के रूप में कितनी? 2.05%, और भूमिगत जल के रूप में 0.688%, और महासागर में 97.25%। इस तरह पृथ्वी पर जल अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? आप जानते हैं कि गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और ये लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और ये 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का गंगा। दक्षिण का गंगा कहा जाता है इसको, दक्षिण का गंगा कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मूसी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। तो मूसी जो कृष्णा की सहायक नदी है, बाकी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से, और ये लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है।